बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान ट्राई सीरीज़ के लिए तैयार है। कैंप का आगाज़ दुबई में हो चुका है। दुबई स्पोर्ट्स सिटी की हमने कल बहुत बात की कि वहाँ पर कंडीशंस कैसी हैं, लेकिन आपने मैचेस शारजा में खेलने हैं, वहाँ आपको किस हिकमत अमली के साथ जाना है और वहाँ की पिचेस जो हैं वो ज़्यादातर किसको सूट करेंगी, इस बारे में भी ज़रूर हमने गुफ्तगू की थी। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आज डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पर कॉम्बिनेशंस को लेकर कुछ खबरें ज़रूर आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि आज हम सब जो हैं वो एक अपनी हाइपोथेटिकल प्लेइंग 11 ज़रूर आपके सामने रखें, क्योंकि अब बड़ा एक वाज़े फ़र्क आएगा जब आप बैटिंग ऑर्डर बनाने लगेंगे। कुछ चीज़ों को अब हमने ज़रूर डिस्कस करना है, क्योंकि बाबर रिजवान का सवाल तो अब ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन अगर आप मोहम्मद रिजवान की बात करें तो वो ज़रूर खबरों में हैं, उस बारे में भी ज़रूर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आई थिंक बहुत सारे सोशल मीडिया की वीडियोज़ भी आती रही। मोहम्मद रिजवान जो हैं वो क्लब क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आप इतने साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, फिर जूँ ही आप टीम से बाहर होते हैं आप फॉरेन क्लब क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये सिर्फ विजुअल एस्थेटिक्स हैं या वाकई जो है ग्रास रूट लेवल पर काम होने लगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ चेंज। क्राउड ने बड़ा इन्जॉय किया, खास तौर पर उस लोकल मैच में जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया दैट दे वर प्लेइंग अमंगस्ट पाकिस्तान ओडीआई कैप्टन मोहम्मद रिजवान। तो एक आई थिंक अच्छा प्रेसिडेंट तो सेट ज़रूर होता है, लेकिन इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे आईसीसी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी बात करेंगे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बड़े वाजे हैं। आईसीसी की रैंकिंग्स जो हैं वो आ चुकी हैं। वनडे प्लेयर्स रैंकिंग्स की अगर बात करें तो बाबर आजम जो हैं वो दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। तो दिस इज़ दी फॉर्मेट जहाँ पर उनके बारे में हम अभी बात कर सकते हैं, और तो कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है जिसके बारे में हम इस तरीके से बात करेंगे। और अगर आप ओवरऑल देखें तो रिजवान और शाहीन जो हैं उनकी पोजीशंस में भी फ़र्क आया है, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको बताना है और तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आपको ज़रूर देनी है। उसके बाद आपसे मज़ीद कुछ बात करेंगे, खेलों की दुनिया से जुड़ी और भी कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शामिल करनी है, जिसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। लेकिन रैंकिंग्स इसलिए भी ज़रूरी हो जाएंगी क्योंकि हम कल भी कह रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप में जाते हुए अगर आप अपना मवाजना भारत की टीम के साथ करें तो उनके कितने प्लेयर्स T20 की रैंकिंग्स में मौजूद हैं और आपके कितने हैं। अब आई नो नंबर्स डोंट मैटर T20 गेम में, लेकिन अगर आप उनका स्क्वाड भी उठा के भारत का देखें एशिया कप के लिए तो आई थिंक बड़ा उसमें वाज़े फ़र्क आपको नज़र आएगा कि वो किन प्लेयर्स के साथ गए हैं या वो किस फिलॉसफी या किस हिकमत अमली को वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर भी ज़रूर जो है हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है जो लिवरपूल फॉरवर्ड हैं और इजिप्ट के लिए भी इंटरनेशनल फुटबॉल खेलते रहे हैं, मो साला, उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तीसरी मरतबा उनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है, लेकिन इसके अलावा क्या शानदार एम्बेसडर रहे हैं फ़ुटबॉल के लिए। उनका अपना करियर हो या उनका अपना एक जर्नी हो पूरा, उसके अलावा बड़े वोकल रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे, ख़ास तौर पर गज़ा के लिए उन्होंने बहुत सारी आवाज़ उठाई है, फ़लस्तीन के लिए बहुत सारी आवाज़ उठाई है। तो उनके करियर को भी ज़रूर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और एक बार फिर जैसा कि मैंने कहा कि तीसरी मरतबा व्हेन ही इज़ गॉटन दिस अवार्ड, तो उनका इम्पैक्ट बहुत रहा है, ख़ास तौर पर लिवरपूल के लिए तो बहुत इम्पैक्ट रहा है। मुझे याद है कि हर सीज़न के एंड पे ये कहा जाता था कि शायद अब लिवरपूल उनका कॉन्ट्रैक्ट ना एक्सटेंड करे क्योंकि उनका एज फैक्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर टॉप परफॉर्मर थे और उनको फिर रिटेन किया जाता था। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट, हाल ही में अपने दौरे बरतानिया से ये वापस पहुंचे हैं। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्लब्स के साथ इन्होंने शेयरिंग ऑफ नॉलेज की। मुझे लगता है वहाँ से कम हुई, यहाँ से ज़्यादा शेयरिंग ऑफ नॉलेज गई। हमें ज्वाइन करें सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वेलकम बैक, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आप लोगों को याद बड़ी आई है, आप तुम अच्छा सर, खास करके सेट किया। सर मैं तो सोच रहा था आप आएंगे बाल ब्लॉन्ड शॉन्ड हो गए होंगे, लेकिन आप वैसे के वैसे ही हैं। गंजे हो गए। अच्छा। लेकिन ये कि वन थिंग, ये नहीं कि हम इस सेट का हिस्सा हैं, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम, सीरियसली कह रहा हूँ। मेरे पास क्योंकि कुछ व्हाट्सएप भी पड़े हुए हैं, ऑल ऑफ अस जो यहाँ पर शेयर करते हैं, हमारा शो देखा जाता है वहाँ भाई। अच्छा, सीरियसली नहीं ये आपको किंग ने बताया? नहीं, किंग ने नहीं बताया। अच्छा। मुझे काफ़ी प्लेयर्स ने बताया। बताया। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और वैसे से भी बहुत गुफ्तगू होगी और इनके टूर को लेकर भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं, क्रिकेट पर खास तौर पर इनसे हम डिटेल गुफ्तगू भी करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट एंड ऑफ कोर्स एनालिस्ट एज वेल एट द सेम टाइम मलिक खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खुरम साहब? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। सबसे पहले ट्राई सीरीज़ की बात करेंगे तो कोई हाइपोथेटिकल प्लेइंग 11 जो आपने अभी तक तजवीज़ दे दी हो या आपके माइंड में हो, क्योंकि बहुत से सवाल हैं, विकेट कीपर कौन है, ओपनिंग किसने करनी है, तो कोई चलें प्लेइंग 11 भी नहीं तो कोई टॉप 6 आप बता सकती हैं हमें? बड़ी मुश्किल आप बात करते थे। पाकिस्तान टीम जिस तरह की टीम अनाउंस करती है उसके ऊपर बड़ा मुश्किल है। बट एक चीज़ जो ऑब्वियसली नज़र आ रही है, साहबजादा ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो तो होपफुली नज़र आएंगे आपको 11 में। एक टाइम आ रहा था कि
माइक हैसन खुद भी यही कह रहे थे कि फ़खर और साइम जो हैं वो ही ओपन करेंगे, बट फिर हमने देखा कि जब साहबजादा ने परफॉर्म किया तो इवन फ़खर को वन डाउन लाके और डिफरेंट तरीके से भी चीज़ों को ट्राई किया गया। तो साहबजादा, हसन नवाज़, ये दो प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो कि आपको डेफिनेटली आपको नज़र आएंगे T20 क्रिकेट के अंदर जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। उसके बाद आपके पास आपने देख लिया है खुशदिल शाह भी हैं, नवाज़ को भी कंटिन्यू किया, शादाब अनफॉर्चुनेटली नहीं ठीक हो पाए, तो मुझे लगता है कि नवाज़ को भी ऑब्वियसली आप अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे। पिछले जो T20 टूर्नामेंट था उसमें तो ख़ास तौर पे उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। सो ओवरऑल कॉम्बिनेशन आपका इसी तरह का रहेगा। शाहीन की वापसी भी अच्छी हो चुकी है, थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे। जो सलमान अली आगा हैं, कैप्टन खुद हैं, वो एक फ्लोटर के तौर पर रहते हैं, कभी 4 आते हैं, अगर विकेट जल्दी गिर जाए, थोड़ा सा लंबा हो जाए तो वो हसन नवाज़ को प्रमोट कर लेते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी जो वो शो कर रहे हैं उससे भी एक फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। तो आई होप कि अगर फ़खर, साइम और साहबजादा तीनों खेल रहे होते हैं और तीनों में से 2 भी चल जाते हैं तो आप दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं। अच्छा, आपका विकेट कीपर कौन है आपका? विकेट कीपर आपका साहिबजादा से कराएंगे तो वो एक इशू बन जाएगा उनकी। नहीं, आपको जाना पड़ेगा स्पेशलिस्ट कीपर से ही जाना पड़ेगा, हारिस से ही जाना पड़ेगा। पर हारिस को यही है कि अगर उनको अपनी जगह रखनी है टीम में एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर तो उनको अब परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर इस टीम के अंदर लाइनअप में नज़र आ सकता है कि उनको आप बिल्कुल बैटिंग में यूज़ ही ना करें, फिर आप एक स्पेशलिस्ट कीपर के तौर पे खिलाएं। लेकिन T20 क्रिकेट में आप ऐसा चाहते नहीं है। T20 क्रिकेट में जो भी दुनिया की बेहतरीन टीम्स होती हैं उनकी कोशिश होती है कि उनका जो कीपर है वो कम से कम ऊपर के 4 बैटर्स में एज अ स्पेशलिस्ट बैट भी खेल रहा हो, तो वो फिर एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रहती तो। बिल्कुल जी। सैयद मोहम्मद अवैस, बहुत सारे सवालात हुए, बड़े जवाबात मिले आपकी गैर मौजूदगी में। हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुए, सिलेक्शन तक पहुंचे, लेकिन अब जब हम आ चुके हैं एक कैटेगरी में डिस्कस किया, ए हो गई थी डिस्कस आपके आने से पहले तक, ए ख़त्म हो गया था, अगले दौरे में कहीं बी भी ख़त्म ना हो जाए आपके। लेकिन अब प्लेइंग 11 का इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह सना ने कहा, आई थिंक बात में बड़ा वजन है कि साहिबजादा फरहान को तो ओपन कराना ही पड़ेगा, साथ मोस्ट प्रॉबली साइम अयूब और फ़खर तीसरे पे। अब हारिस को इंक्लूड करना है तो क्या चौथे पे खिलाना है या वापस उसी छठे सातवें पे लेके जाना है? यार ये हारिस की बात करें, ऑब्वियसली जिस तरीके से कप्तान ने भी कहा, अगर फ्रीक्वेंटली देखूं हारिस को तो इनकन्सिस्टेंसी आपको नज़र तो आती है। मुझे नहीं पता कि उसको आखिर जब थिंक टैंक बैठा होता है, जिस वक्त आप बैटिंग करने जा रहे हो, तो आखिर उसका माइंडसेट क्या बनाया जाता है। यहाँ तो होता है ना कि एक लाइसेंस टू द किल आपको दिया होता है, लेकिन लाइसेंस टू किल की ये बात नहीं है कि वो 15-16 के ऊपर ही अटक के रह जाए। बहुत हार्डली आप देखते हो 30 करता है, फिर उसके बाद उसका एक डाउनफॉल फिर स्टार्ट होता है। कहीं ना कहीं शायद मुझे भी फील होता है कि ऐसा फ्लोटर किस्म का वो बैट्समैन नहीं है। कभी आप उसको छठे पे भिजवा देते हो, कभी आप उसको ओपन भी यहाँ तक आपने करवा दिया था, कभी आप वन डाउन में करते हो, कभी मिडिल ऑर्डर में उसको खिला देते हो। चॉप्स एंड चेंजेस आपको लगी रहती हैं। PSL में उसका कुछ और ऑर्डर है, पाकिस्तान टीम में कुछ और ऑर्डर है। मुझे पता है क्योंकि जितनी क्रिकेट हो चुकी है, आपको कहीं ना कहीं अपना को सस्टेन करने के लिए आपको उस लेवल पे खेलना पड़ता है। जैसे हसन नवाज खेल रहा है इस वक्त, मुश्किल पोजीशन में खेल रहा है वो, लेकिन हारिस एक थोड़ा डिफरेंट किस्म का बैट्समैन है। मैंने याद आपको बताया था जब सकलैन में इनके कप्तान थे, अब सॉरी जब कोच थे, जब उनसे बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि मैथ्यू हेडन से बात मेरी, आई गेस उस वक्त फ़खर जमान शायद इंजर्ड थे, तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि इस वक्त ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है कि वो साउंड है बैट्समैन नेट के अंदर, तो उसने हारिस की बात की थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने इनिंग्स खेली थी। उसके बाद आपको जो मसला नज़र आया था वो ये था कि एक लड़का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा था, आपने उसको याद हो ड्रॉप किया था टीम से, जो कि हम यहाँ बात भी कर रहे थे कि आप आने वाले जो स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन उनको क्या बताना चाह रहे हो। लेकिन मेरे लिए T20 के अंदर अभी भी एक मसला वो ये है कि आपने बहुत सारे ओपनर्स इकट्ठे किए हैं। साहिबजादा है, साइम है, फ़खर भी एक सेंस में आपका ओपनर है, हारिस भी अगर मैं देखूं तो बहुत सी इनिंग्स जहाँ क्लब क्रिकेट हो चाहे PSL में, उसमें ओपन कहीं ना कहीं आपको वन डाउन ओपन में नज़र आपको आते हैं। मसला आपका मिडिल ऑर्डर के अंदर है, जहाँ पर आपकी जो टॉप ऑर्डर है, अगर खुदा न खास्ता वो जल्दी आउट होता है, सस्टेनेबिलिटी मिडिल ऑर्डर के अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग है कि आके क्या आपके पास ऐसा बैट्समैन मौजूद है जो कि आके इनिंग्स को ग्राफ्ट कर सके। बहुत से मैं फिर कहता हूं कि शायद आने वाले वक्तों में बाबर और रिजवान आपको नजर नहीं आते T20 में, लेकिन आपको एक ग्राफ्टेड इनिंग्स वाला बैट्समैन आपको मिडिल में चाहिए। सलमान अली आगा ठीक है, वो फ्लोट तो कर रहे हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, हसन नवाज, लेकिन इन सब बैट्समैन को आप देखें, अगर मैं थोड़ा सा सलमान को निकाल दूं तो ज्यादा सेमनेस आपको नजर आती है, एग्रेसिव अप्रोच है। आपको याद हो पहले मैच के अंदर कुछ ना कुछ मामला हुए थे, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी मिसिंग फैक्टर आपको नजर आती है। लेकिन लेट्स सी, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका विकेट कीपर बैट्समैन थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निकली हो, तो मैं खुद फील करता हूं कि साइम नहीं परफॉर्म करता, इंस्टेंस अगर नहीं करता, तो
एक ऑप्शन आपके पास हारिस का है कि आप उसको ओपन करवा सकते हो। लेकिन वो टीम मैनेजमेंट को बड़ा गेज करना पड़ेगा कि वो चाह क्या रहे हैं इस वक्त। माइक हैसन की भी अगर बात करें तो उन्होंने बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेकर भी बड़ा वाजे कह दिया कि उसको इम्प्रूव करें। इससे पहले भी बात कहीं ना कहीं की जाती थी कि जी स्ट्राइक रेट ऑब्सेस्ड है और ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं जहाँ पर अटैकिंग क्रिकेट बस खेली जाए और रिगार्डलेस के रिजल्ट्स इनिशियली क्या आते हैं। लेकिन इसको खुद बैलेंस आउट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर अब ये बाकायदा तौर पर हमने एशिया कप का स्क्वाड भी अब देख लिया कि ये फैसला हो गया बाबर रिजवान तो नहीं है, तो अब यही लड़के इन्हीं को आपने सेट करना है, तो उसमें फिर बेस्ट प्लेइंग 11 क्या तश्कील दी जा सकती है? क्योंकि अगर तो हारिस को विकेट कीपर खिलाना है आप। देखें, इस स्क्वाड के अंदर आप इस चीज़ से एग्री भी करेंगे, काफ़ी अर्से के बाद आपको काफ़ी सारे ना ऑलराउंडर्स नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर आप देख लें फ़हीम अशरफ भी हैं, फिर आपके हुसैन तलत हैं, कुछ दिल शाह हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, ये मोहम्मद वसीम भी हैं, कैप्टन खुद हैं। हाँ, कैप्टन खुद हैं। देखिए कंप्लीट ऑलराउंडर भी हैं और पार्ट टाइम आके ब्रेक थ्रू भी दे देते हैं, अब इनकी बॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा सा टफ टास्क ज़रूर होगा। अगर दूसरा एंड पे देखा है, जिस तरह आपने विकेट कीपर के हवाले से बात की, देखें खासकर जो मोहम्मद नवाज़ हैं काफ़ी ज़्यादा T20 के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर हैं और आपने थ्रू आउट उनकी परफॉर्मेंस देखी है। खासकर मैं T20 में हवाले से बात करूँगा, डोमेस्टिक हो, आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, फिर से पहले वर्ल्ड कप में भी जिस तरह से जाते के साथ ही थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज कर देते हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स का प्लेइंग 11 के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और देखें ऊपर की तरफ आपको पता है कि वैसे ही आपके पास साइम अयूब होंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा जाके एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। फिर नीचे आपके पास फ़खर जमान है, स्पेशली T20 स्पेशलिस्ट हैं। फिर बजाते खुद नीचे अगर आप देखें तो आपके पास सलमान अली आगा जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, खासकर वाइट बॉल क्रिकेट में जो है ना, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको। अच्छा, जो आपने ऑलराउंडर्स की बात की, आपका इसमें फ़लसफ़ा क्या? क्योंकि माजी में हमने पाकिस्तान के लिए अगर ऑलराउंडर्स या दुनिया में ऑलराउंडर देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी 50% कैपेसिटी बैटिंग की और बॉलिंग की बड़ी लेवल की मिलती है आपको। लेकिन यहाँ पर तो ये भी प्रॉब्लम रहा है कि ना बैटिंग में पूरे ऑलराउंडर थे ना बॉलिंग में, तो समझ नहीं आती थी किस दिन क्या परफॉर्म करेगा। नहीं, ये मतलब मैं कहने का ये मकसद है कि ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से ये भी काफ़ी अरसे के बाद आपने देखा है कि आपका एक स्क्वाड ऐसा अनाउंस हुआ है जिसके अंदर काफ़ी सारे आपको ऑलराउंडर्स नज़र आ रहे हैं। ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं या आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ नज़र आ रहे होते हैं। खासकर देखें फ़हीम अशरफ हैं, ये बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, जाके हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी हैं आखिर में। फिर हुसैन तलत जो है पार्ट टाइम बॉलर भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। फिर बजाते खुद कप्तान जो हैं सलमान अली आगा, और क्रूशल टाइम पे जाके ब्रेक थ्रू भी दे देते हैं। फिर नीचे जहाँ तक मोहम्मद वसीम जूनियर की बात की है कि वो एक अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी हैं और काफ़ी अरसे के बाद आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये तो है, वैसे स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हो गए हैं, लेकिन आई थिंक ऑल दो कि वो सुपरस्टार कल्चर ना भी हो तो ऐसे नाम तो ज़रूर हैं जो आपको एटलीस्ट टूर्नामेंट में मैचेस तो जितवाएंगे अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है। बट मैं स्पेसिफिकली अभी साहिबजादा फरहान की पहले बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनका केस लड़ते रहे, हम भी लड़ते रहे, वो टीम में भी आए, कभी पोजीशन नहीं होती थी, कभी बेंच हो जाते थे, लेकिन अब जब भी मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। शायद आई थिंक अब वक्त आ गया है कि एशिया कप पहला बड़े टूर्नामेंट का इम्तिहान है, आएँ और टूर्नामेंट में स्टेटमेंट दें कि यार आई कैन डू दिस इज वेल। आई होप पहले तो ट्राई सीरीज़ में आप सही 11 खिलाएं और उनको उसमें भी मौका ज़रूर दें, क्योंकि हम बात कर रहे थे बी कैटेगरी के ऊपर, हमने काफ़ी डिस्कशन की किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। एक प्लेयर जो मुझे लगता है जिसको आपने करना ही था प्रमोट, शादाब भी इंजर्ड है, अबरार भी ऑन एंड ऑफ उसकी परफॉर्मेंस रही है, बहुत से लोग बी में आए ऐसे जो हम सोच रहे थे कि मतलब इतनी परफॉर्मेंस अभी नहीं है। तो एक बंदा जिसको आप कह सकते थे कि जिसकी परफॉर्मेंस है जो लगातार, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी भी चेक करते हैं कि आपकी जितना चांस उनको डोमेस्टिक में मिला उसमें उन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिए। जब उनको इंटरनेशनल पे भी चांस मिला तो हर दूसरे मैच में, हर ऑल्टरनेट मैच में इंटरनेशनल पे आके परफॉर्म करना कोई आसान बात नहीं होती। और इस तरह की क्रिकेट खेली कि बैक टू बैक मैच प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स भी उन्होंने हासिल किए। तो ये इस तरह के प्लेयर को आप लाते हैं ज़रूर कि उनको आप ऊपर लेके आएँ। तो आई डू होप कि उनको हम अब सही यूटिलाइज़ करें। हम आइदर ओवर एक्सपोजर कर देते हैं या बहुत देर वेट करा देते हैं। उस्मान खान को पहले हमने ओवर एक्सपोज किया, फिर उसके बाद उनको हमने बाहर बेंच पे बिठाए रखा, इतना बिठाया कि फ़खर इंजर्ड भी हुए, चैम्पियंस ट्रॉफी में वो स्क्वाड का हिस्सा भी थे, बाहर से माम आके खेल गए, फिर वो बैठे रहे और वो बाहर से ही बाहर हो गए। सो ये नहीं होना चाहिए। आप अगर एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, किसी वजह से आप उसको रख रहे हैं टीम में, तो फिर आप उसको खिलाएं, अदरवाइज़ आप अपनी कोर टीम के साथ ही जाएं, ताकि फिर आप किसी का टाइम ज़ाया ना करें। बिकॉज उससे बेहतर है कि वो लीग्स खेलें और बाकी जगह पर खेलें। जो आपका कभी भी जो बाकी दुनिया में जब ट्रांजिशंस हो रही होती है ना, तो जो आपका डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होती है वो बेंच पे नहीं बैठा होता। आपकी सेकंड चॉइस में भी बेंच पे बैठेगी अनलेस अगर आपका मेन बंदा कोई इंजर्ड है।
जो दूसरा बंदा जिसने एक्चुअल खेलना है उसको आप टूर कराते रहते हैं साथ साथ ताकि वो करे, अनलेस इट्स अ चैंपियंस ट्रॉफी, अनलेस इट्स अ वर्ल्ड Major कप, tournament। फिर आपका वो बंदा बेंच पे आके बैठता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अपनी टीम्स को डेवलप करते हैं। और साहबजादा ने नो डाउट इस तरह की परफॉर्मेंस की है कि हम सब चाहते हैं कि वो खेलें भी, परफॉर्म भी करें, और एक जो मॉडर्न डे ब्रांड क्रिकेट की हम बात करें, वो पिच कैसी भी हो, उन्होंने खेल के भी दिखाया। डेफिनेटली। और एक और क्रिकेटर की अगर बात करें जो कल से बहुत खबरों में है, वो मोहम्मद रिजवान है, पाकिस्तान की ओडीआई टीम के कप्तान। अब वो T20 में तो अपनी जगह नहीं बना पाए, ओवरऑल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी कैटेगरी ए में जगह नहीं बना पाए, उसमें तो कोई भी नहीं बना पाया, लेकिन वो क्लब क्रिकेट खेलते हुए हमें ज़रूर नजर आए, जो कि बड़ा एक आई थिंक कल्चरल चेंज हमें पाकिस्तान क्रिकेट में नजर आया। तो सईद मोहम्मद अवैस, आप क्या कहना चाहेंगे? 80 रन की उन्होंने इनिंग खेली, क्लब क्रिकेट खेलते हुए लोकल क्रिकेट में नजर आए। यार मुझे पता है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी, यहाँ तक कि मीडिया पे भी चल रहा है कि क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं मोहम्मद रिजवान। और इससे पहले भी अगर आप चलें, चाहे फ्रीक्वेंटली वो खेलते हैं, अगर आप उनके एरिया में आप चले जाओ तो अपनी टीम की तरफ से वो खेलते रहते हैं, अच्छी बात है। उसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि जो आपके नौजवान क्रिकेटर्स जो आपके साथ क्लब क्रिकेट की, जो देखें अगर आप बहुत अरसे पहले आप चले जाएँ, पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट बहुत तगड़ी होती थी। कहते हैं ना कि क्लब क्रिकेट में भी आपकी टीम में जगह बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो क्लब क्रिकेट आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा एक नॉलेज अपना शेयर करते हो, लेकिन मुझे पता है बहुत से लोग एक स्टेटमेंट भी करते हैं कि यार शायद ड्रॉप हुए हैं, वापस जाके पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप अपने रूट्स पे वापस जाते हो, आप परफॉर्म कर रहे होते हो, आप मेहनत कर रहे हो, डोमेस्टिक भी आपके पास ओपन है। जैसे बाबर की चलें बात कर लें, बाबर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी जहाँ गया हुआ था वहाँ पर भी ये बात हो रही है सुबह क्रिकेट सर्किट के अंदर के क्या बाबर आजम T20 में वापस आएंगे। हाँ, चांसेस हैं उनके पास, वर्ल्ड कप के अंदर बिग बैश भी है, उसके बाद कुछ ना कुछ अगर बीच में उनको जैसे CPL का अगर कुछ हो जाता है तो आपके पास चांसेस हैं कि अगर आप परफॉर्म कर जाते हो। लेकिन वापस जाके अपनी रूट्स के ऊपर परफॉर्म करना, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे क्लब क्रिकेट, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। अच्छी बात है कि आप अपने आप को ग्राइंड करते हो, आपका तो खुशदिल शाह यहाँ तक खेलते रहे। लेकिन एक प्लेयर की मैं बात करना चाहूँगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी, इमामुल हक की स्पेसिफिकली। अभी आई गेस वो ग्लेस्टरशायर की तरफ से खेल रहे हैं, मैं कुछ मैच भी देखे थे। अगर 4-5 मैचेस की बात करूँ, कंसिस्टेंटली उसने परफॉर्म किया, एक में 100 किया, एक में 60 है, एक में 54 है, एक में शायद फिर 123-124 उसने स्कोर किया हुआ है, और अच्छे स्ट्राइक रेट से किया है। चेस में भी अच्छा स्ट्राइक रेट था। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ गया। आपको याद हो कुछ अरसे पहले आप चले जाओ, फ़खर और इमाम की बात होती थी कि वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग डिपार्टमेंट आपको मिल चुका हुआ है। मैं नहीं कंपेयर करता आमिर सोहेल और सईद अनवर के साथ, लेकिन आपको मिल चुका हुआ है। आपने अचानक ही उसको ड्रॉप किया टीम से, वापस नहीं आज तक वो आया। वो जो कप्तान भी एक बात करती है ना कि हम अपने सीनियर प्लेयर्स को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कि जब आपका रिप्लेसमेंट आती है, आप जो एक लड़का सेट होता है उसको आप ऐसे बुला देते हो कि बेंच पे भी आप बिठाते नहीं उसको बाहर। वो कहाँ जाएंगे? फिर वही चीज़ होगी जो मैं आपसे ऑफेयर बात कर रहा था कि जो देख रहे हो आप आज उमर खान को देख लो, वो USA में खेल रहा है, आई गेस किंग्स उसने पाकिस्तान शाइन्स के खिलाफ खेला है। ये भी लड़के वही हैं, ये शायद ताक में होंगे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपनी क्रिकेट ज़ाया नहीं करनी है। आपका बेंचमार्क क्या है? कुछ ज़ेन आपने बनाया हो कि यार इन लड़कों के साथ करना क्या है आपने। ठीक है, मैं भी साहिबजादा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमारे दिमाग में बैठ चुकी है स्ट्राइक रेट। मैं फिर वो बात कर रहा हूँ, UAE में खेलना है। UAE की अगर मैं बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, विकेट्स पे पूरी जिंदगी खेला हूं भाई, वहां पर स्ट्राइक रेट काम नहीं आता। शारजा की विकेट के ऊपर जिस सेकंड अगर आप अपना जाते हो चेस करने के लिए, जो स्पिन बॉलर है वो आपको खा जाता है, क्योंकि ब्रेक होती है बॉल नीचे बैठता है, वहां पर आपका क्रॉस बैट नहीं लगने वाला। वहां पर स्ट्राइक रेट के बैट्समैन क्या करेंगे? आपको वहां पर बड़ा तरीके से खेलना पड़ता है। साहिबजादा जितने टच के अंदर आपको नजर आ रहा है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ट्राई नेशन सीरीज एक टेस्टिंग नर्व आपका होगा। चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेलो, ठीक है, आपको एज जरूर है, अफगानिस्तान अच्छी साइड है, टफ मैचेस होंगे। UAE ने बांग्लादेश को शिकस्त दी है उस कंडीशंस के ऊपर, उनके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। आपको वो चैलेंजिंग पोजीशन होगी, तो आखिर आपका ये स्ट्रेंथ बेंच लाइनअप क्या होगी? आप किस माइंडसेट से जा रहे हो? क्या आप इतने प्रेशराइज हो चुके हो? क्रिकेट बोर्ड की बात करूं कि आप स्ट्राइक रेट वाली जो लत एक लगाई थी, हमने खुद लगाई है ना, मैंने भी लगाई थी, उसको सोच के आपने टीम सेलेक्ट की हुई है, या आखिर करना क्या चाह रहे हैं? ये मैं फिर कहता हूं कि बड़ा एक सवाल जरूर, अल्लाह ना करे, ट्राई नेशन के बाद उठेगा जरूर। बिल्कुल। अच्छा, रिजवान क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा साइन है, आई थिंक यंगस्टर्स के लिए बड़ा इंस्पायरिंग होता है, लेकिन इतने साल आप फर्स्ट क्लास का रुख ना करें और एकदम से क्लब क्रिकेट में चले जाएं तो बड़ा अजीब लगता है लोगों को। नहीं, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, जाके अपनी फॉर्म को रिगेन कर रहे हैं। देखिए पास्ट में भी काफ़ी सारी ऐसी एग्जांपल्स रही हैं, जैसे यूनुस खान थ्रू आउट जो है क्लब क्रिकेट खेलते रहे हैं, जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। कामरान अकमल, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा शुएब मलिक का। जब हम खुद पार्ट थे फजल मेमोरियल क्लब क्रिकेट चैम्पियनशिप का, तो उसके अंदर जब टूर्नामेंट्स होते तो इवन शुएब मलिक सम टाइम UAE में होते थे, सम टाइम इंडिया में होते थे। जब क्लब के मैचेस आते थे, स्पेशली मैच खेलने आते थे, मैच खेल के जाते थे। इससे ये होता है
कि आपके जो जूनियर्स हैं वो थोड़ा आपसे इंस्पायर होते हैं। जब आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उनके अंदर देखें थोड़े से एक बूस्टअप होता है। फिर उनके अंदर भी एक चाहत होती है कि जी हम भी इंटरनेशनल खेलें, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, और एक मोटिवेशन होती है। और बहुत अच्छी चीज़ है, खाली इनको नहीं खेलनी चाहिए, और दूसरे भी जितने प्लेयर हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल, जब उनको टाइम मिले गाया बगाया। देखें ये प्रोडक्ट जो होते हैं ये प्रमोट होते हैं आते ही आप क्लब क्रिकेट से ही हैं। देखें बेसिक नर्सरी आपकी क्या है, क्लब क्रिकेट। देखिए आपकी क्लब क्रिकेट जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, वहाँ से आपके अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस होंगे, फिर आप ऊपर रीजन्स में आते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स में आते हैं, फिर आप जाके पाकिस्तान को सर्व कर रहे हो। अच्छा, माजी में जिस तरह आपने कहा कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, प्लेयर्स बड़ी ओनरशिप लेते थे अपनी क्लब्स की, जी। वो और still हमेशा अभी तक लेते हैं बिल्कुल ये। कभी भूलते नहीं है। इवन अभी भी आप पाकिस्तान के काफ़ी लेजेंड से बात करें, वो अपने क्लब्स के नाम लेंगे। बिल्कुल। कुछ अरसे में ये कल्चर खत्म हो गया है, इसकी क्या वजह है? क्या शायद ये भी है कि प्लेयर्स शॉर्ट ट्रैक से आ रहे थे, शॉर्टकट से आते रहे, कुछ डायरेक्टली PSL खेल गए, कुछ वहाँ से आ गए, शायद इसलिए क्लब की ओनरशिप नहीं हुई? मैं तो कहूँगा जैसे जी बम्बार्टमेंट ऑफ T20 क्रिकेट हो गई है। और आपको पता है कि पहले आपके सिर्फ दो आपके पास फॉर्मेट्स होते थे, ODI होता था और टेस्ट होता था, और आपके पास एक नया फॉर्मेट आ गया T20। और ज़्यादातर जो प्लेयर्स का फोकस हो गया T20 के ऊपर हो गया, डिफरेंट लीग्स पे हो गया। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अगर कोई बड़ी लीग्स नहीं भी खेल रहे होते तो वो दूसरे मामलिक में जाके छोटी लीग्स के अंदर इन्वॉल्व हुए होते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली आई थिंक एक अच्छा साइन ज़रूर है, और कोई भी अगर क्रिकेटर हो, आई थिंक दे डिज़र्व कि दे नीड टू गो बैक टू देयर ग्रास रूट लेवल्स एज वेल। ये बड़ा आम है हमारे यहाँ, बड़ा एक अजीब सा कल्चर बन जाता है स्टारडम का। वो स्टारडम होना नहीं चाहिए। बहुत से प्लेयर्स हमने ऐसे देखे हैं जो वापस क्लब्स में जाकर खेले हैं। आबिद अली को बहुत ज़्यादा हमने देखा, साहिबजादा फरहान खेलते रहे, फ़खर जमान जाकर जो उनकी एक अकेडमी है खैबर यूनुस खान पख्तूनख्वा अभी में, तक खेल रहे हैं। बिल्कुल वो वहाँ पर खेलते रहे। तो आई थिंक ये एक बड़ा नॉर्मलाइज इस कल्चर को करना चाहिए। रैंकिंग्स की थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे, उसके बाद आपसे मो सलाह की भी बात करनी है। रैंकिंग्स आ चुकी हैं, बाबर आजम नंबर 2 पर हैं जब आप ODI बैटर्स रैंकिंग्स की बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप T20 की बात करें तो काफ़ी नाम ऐसे नज़र आते हैं जो करंटली इंडिया के एशिया कप स्क्वाड में भी हैं नाम। बिल्कुल, आई थिंक रैंकिंग्स को मैं अभी आजकल जिस तरह की ख़ासतौर पे वनडे रैंकिंग की अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर वो नंबर 3 पे आ जाते हैं या कुछ भी, क्योंकि हम इतनी क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। वनडे क्रिकेट बड़ी मुश्किल से हमने 3 वनडेज़ खेले, वो भी हमारी कोशिश थी कि ना ही खेली जाए। तो आपको जब भी रैंकिंग में ऊपर आना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि नंबर ऑफ़ मैचेस आपके अच्छे हों, अपोजिशन आपकी अच्छी हो, और ऑब्वियसली आपकी अपनी फॉर्म अच्छी हो। तो जब तक हम और मज़ीद मैचेस की तरफ नहीं आएंगे तो ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहेगी। इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा कि इस वक्त बाबर की फॉर्म कैसी है। सो ये चीज़ आई थिंक इनको सेपरेट होकर समझने की भी बड़ी ज़रूरत है कि आप सिर्फ इस वजह से कि वो रैंकिंग में कोई ऊपर आ रहा है या कोई नीचे जा रहा है, ऊपर आने में ऑब्वियसली इफ़ यू आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, आप ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वो फिर भी आप गॉज कर सकते हैं। बट जब आप नीचे इस तरह आ रहे होते हैं कि आपकी टीम खेल ही नहीं रही, तो वहाँ पर ऑब्वियसली इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। बट ऑब्वियसली प्रेशर तो माउंट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर हों, रिजवान हों, इस वक्त शदीद प्रेशर है और उसको ऑफ करने का कोई ज़रिया भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वनडे मैचेस आपके आगे आ नहीं रहे हैं। PSL भी ऑलरेडी डन एंड डस्टेड है। अब आपको वेट करना है उसका 1 साल का। उससे पहले आपको जो एक बड़ा टूर्नामेंट इनको मिलेगा वो वर्ल्ड कप से पहले वो बिग बैश का ही मिलेगा, जहाँ पर ये जाके कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दें कि इनका कोई रास्ता वापस बन सकता है। अदरवाइज़ तो ऐसा नहीं नज़र आता। तो इसलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा, ये जो 3 मैचेस थे इन दोनों के ऊपर प्रेशर नज़र आया, और आपको देखने में भी जिस तरह वे ऑफ प्ले था, चाहे रिजवान का चाहे बाबर का, नज़र आ रहा था कि अंडर प्रेशर थे। अच्छा खुरम, हमें याद होगा एक वक्त था जब रैंकिंग्स हम देखते थे तो हर जगह पाकिस्तानी नज़र आ रहे थे, ख़ास तौर पर T20 में ऑलराउंडर्स कैटेगरी में, बॉलर्स में, बैटर्स में सिर्फ पाकिस्तानियों की बात होती थी कि टॉप 3 में तो हैं ही हैं। हफीज़ थे, शाहिद आफरीदी थे, बहुत अरसे तक सईद अजमल को हम देखते रहे, बड़े बड़े ऐसे नाम आए। बहुत ज़्यादा डाउट आ गया कि हम रैंकिंग्स नहीं डोमिनेट कर पाए। देखें, अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं, जिस तरह से कराची में स्टार्टअप हुआ, अगर लोग तो ज़्यादातर यही कहते हैं कि ये T20 जो क्रिकेट ईजाद ही पाकिस्तान से हुई है। वो आपको पता है रमज़ान में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती थी कराची के अंदर, और जितने बड़े नाम थे, मैं 90s 70s से मैं बात स्टार्ट करूँगा, 80s से फिर काफ़ी ज़्यादा बूम आया। फिर उसके बाद जो अर्ली अपना 2000 आया, इसमें काफ़ी ज़्यादा ही बम्बार्टमेंट हो गई इसकी, खासकर आप T20 क्रिकेट की। और लोग इंग्लैंड जाना प्रायोरिटी नहीं देते थे, आपका कराची में T20 खेलने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे।
और वहाँ पे जिस तरह से मरहूम डॉक्टर एम ए शाह का टूर्नामेंट शाह का टूर्नामेंट होता था, काफ़ी ज़्यादा उसको वेटेज दी जाती, फिर लेटर ऑन मोइन खान अकेडमी में होता रहा। फिर उसके बाद जिस तरह से ये स्टार्टअप हुआ T20 क्रिकेट का, तो पाकिस्तान ने 2007 से ही जब हुआ फाइनल में, अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान हार गया था, 2009 में जीता। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने कंसेक्यूटिव जो है सबसे ज़्यादा T20 में सरफराज की क़यादत में विन भी किए। और सही आप कह रहे हैं कि उस वक्त सबसे ज़्यादा आपको ऑलराउंडर्स जो हैं और वनडे बॉल T20 बॉलर्स ये आपको पाकिस्तानी ही नज़र आते थे। फिर हालांकि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं। अब इसमें मैं इस बात को कहूँगा, थोड़ा सा देखें आपका सिस्टम का भी है कि आपके जब एक सिस्टम होता है उसको आप कैरी ऑन नहीं रखते। बार बार मैं रिपीटेडली एक बात कहता हूँ, जब आप एक सिस्टम को आप डिस्टर्ब करते हो तो दोबारा जो पुराना सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो उसको दोबारा बहाल होने में थोड़ा सा इट विल टेक टाइम। तो यही पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अच्छा, हमारा तो पिछला भी सेटल भी नहीं होता, हम चेंज कर देते हैं, तो हम तो मौका ही नहीं देते कि अब वो सेटल हो या ये सेटल हो। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि सिस्टम को भी एक कंसिस्टेंसी चाहिए कि वो ज़रा पूरे तरीके से जो है वो डोमिनेट कर सके। सईद मोहम्मद अवैस, मो सलाह की बात करनी होगी क्योंकि 222 गोल्स खाली जब आप उनके लीग कैरियर में देखते हैं और ओवरऑल तीसरी मरतबा इतना बड़ा अवार्ड। और मुझे याद है सबसे इंटरेस्टिंग बात हर सीज़न के एंड में यही होती थी कि शायद लिवरपूल उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सटेंड करेगा, लोग एज फैक्टर पे चले जाते थे, लेकिन वो फिर टॉप स्कोरर प्रीमियर लीग के बन जाते थे। या कुछ एज फैक्टर भी था, और जैसे आपने इंट्रो में भी कहा, आपको पता है पैलेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने आवाज़ उठाई है। फिर जब आप बात करते हैं यूरोपियन चैम्पियनशिप की बात कर लें, यहाँ तक आप बात करें इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें, वहाँ पर जाके एक एशियन होना, मैं कहता हूँ कि उस लेवल पे जाके परफॉर्म करना मुश्किल है। ये तल्ख हकीकत है। इतनी जल्दी वो एक्सेप्टेंस नहीं देते आपको अपनी अकेडमीज़ के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके पास वन ऑफ द टॉपेस्ट दुनिया के प्लेयर्स होते हैं। उनका एक ज़हन होता है कि यार यहाँ पर जो उनसे लीड फुटबॉल जो उनसी यूरोप में ही खेली जाती है, इतना ज़्यादा मैं कहता हूँ कि फ्रीक्वेंट चांसेस नहीं होते। मैं भी ऑफेयर भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि उनकी, चाहे वो लिवरपूल की बात करें जहाँ पर वो खेलते हुए आए हैं, मुझे याद है कि उनकी अकेडमी का एक रूल है, 12 से लेकर 16 साल की उम्र तक वो एक बच्चे पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे उसकी स्टडीज़ पे हो, चाहे उसकी स्पोर्ट्स के ऊपर उसकी स्कॉलरशिप लगी होती है। लेकिन 16 साल जो गैप है, 12 से 16 की बात करूं, उसके अंदर अगर वो बच्चा इतना साइकोलॉजिकली अगर वो स्ट्रांग नहीं होता, चाहे फुटबॉल वाइज हो चाहे स्पोर्ट्स वाइज हो, 16 साल तक वो देखते हैं। 16 साल की एज ब्रैकेट के बाद अगर वो लड़का उस सेटअप से बाहर निकलता है, मैं अकेडमी की बात करूँ, टीम बहुत बड़ा लेवल है उनका, वो लड़का वापस 99.9% वापस नहीं आता। इतनी फाइट है अकेडमी के अंदर कि आप नहीं आ सकते उस लेवल पे जाके परफॉर्म करना। फिर जब दुनिया के इतने बड़े फुटबॉलर्स आपके पास मौजूद हैं, सबसे पहली बात अगर करें रोनाल्डो मेसी सबके ज़बान पे होता है कि यार वो मौजूद हैं, उसके अलावा दूसरे प्लेयर्स की आप बात करें, मापे की बात कर लें आप, तब भी जाके जीतना अवार्ड जाके परफॉर्म करना उस स्टेज के ऊपर करना जहाँ पर आपके लिए क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हुआ। मैंने कहा पैलेस्टाइन वाले मामले पे था, बाकी मामलात पे था, ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट। और मैं कहता हूँ कि आने वाले ख़ास करके उन यंगस्टर्स के लिए जो इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, उनको भी एक बिलीफ होना चाहिए, नहीं यार डोरवे है। वो जैसे हम बात करते हैं क्लब क्रिकेट की, ये डोरवे होता है क्योंकि लोग फॉलो करते हैं, नहीं यार अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जिन इलाकों से उनका ताल्लुक है वहाँ पर फुटबॉल खेली जाती है, टॉप लेवल पे खेली जाती है। लेकिन कल्चरली बड़ा अगर आप देखें कि इजिप्ट से वो आए, यू नो, टू बी समवन फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एंड मेक योर वे टू इंग्लिश फुटबॉल। और आप तो खुद अभी वो स्ट्रक्चर्स भी देख कर आए हैं कि जहाँ पर इंग्लिश फुटबॉलर्स की इतना कंपैरेटिवनेस है जो आप कह रहे हैं, वहाँ पर एक इजिप्शियन के लिए जगह बनाना वाज अनदर स्टोरी। मैंने कहा ना, देखो जब आप एशियन फुटबॉल की मैं एक सेटअप के अंदर मौजूद था तो वो एक बात कर रहे थे कि मुझे 30 साल हो गए हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एशियन डायस्पोरा पे काम करूँ कि प्लेयर्स निकालूँ। हाँ, आपके लड़के, आप जैसे सलाह की बात कर लें, आपके कुछ लड़के, ईसा सुलेमान जो पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, वो एस्टन विला तक पहुँचा, लेकिन एस्टन विला की टीम में नहीं आ सका, उस क्लब सेटअप के अंदर है। हम निकाल सकें लड़के, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। मैंने आपको एक एज ब्रैकेट बता दी कि उस एज ब्रैकेट तक आप नहीं होते तो आप ऑलमोस्ट क्लब में भी नहीं आते हो। वो तो बहुत दूर की बात है कि आप उनकी टीम्स के अंदर खेलो, अंडर 17 अंडर 19 कैटेगरी। लेकिन इजिप्ट से एक लड़का निकले, फिर जिस फैमिली बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक था, एज सच को फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होना, इंग्लैंड में फुटबॉल बहुत एक्सपेंसिव है, आपको पता है क्लब फुटबॉल भी अप्रोचेबल नहीं है किसी के लिए, वहाँ जाके परफॉर्म करना, फिर वन ऑफ द लीडिंग गोल स्कोरर दुनिया के अंदर रहना, फिर जैसे आपने लिवरपूल की बात की, दूसरी टीम्स की बात करूँ, उसके लिए फाइट होना बिड के लिए, दैट शोज़ के जो मेहनत है। और जब आपके कहते हैं ना सितारे जो उनसे वो ऊपर और अल्लाह की जब मदद हो आपको, तो वो कोई चीज़ आपको रोकती नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने आप लिवरपूल फैन तो नहीं है कहीं, मतलब मैं तो नहीं हूँ खैर लिवरपूल फैन, लेकिन यार लिवरपूल मैनचेस्टर फैन है, जो यू नो दैट क्लियर्स थिंग्स अ लॉट। बट आई थिंक द डोमिनेंस हैज बीन स्पेशल। मो सलाह को मैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, मैं हर जितने लिवरपूल के फैंस हैं वो खुद बड़े परेशान हो जाते थे कि हर सीजन के एंड में कहीं कॉन्ट्रैक्ट ना रिन्यू हो, लेकिन वो फिर टॉप स्कोरर होते थे। तो द डेडिकेशन हैज़ बीन सुपर। बिल्कुल। और ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अपनी वैल्यूज़ को साथ रखते हुए, अपने बिलीव्स को साथ रखते हुए
और इतना आगे बढ़ना और उसमें सक्सेस हासिल करना, एक्चुअल सक्सेस होती यही है कि आप अपनी आइडेंटिटी को भी उन्होंने बरकरार रखा। सारी दुनिया को पता है वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से, ऑब्वियसली वो पैलेस्टाइन को भी उन्होंने जिस तरह से बैक किया। आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर इनविजिबल प्रेशर्स बहुत होते हैं। कोई कहता कुछ नहीं है, बट इनविजिबली आपको डिफरेंट प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा है, और इसी वजह से वो इतने एलीट एथलीट हैं, बिकॉज ही नोज़ हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर। और उसको फिर ऑब्वियसली ख़ास तौर पे जब आपकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस भी तगड़ी हो, वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा बैक करती है, आपकी आवाज़ भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उन्होंने एक और जो प्लेयर थे, आई थिंक पैलेस्टीनियन प्लेयर ही थे या कोच थे, उनके लिए ख़ास बड़ी जिनकी भी डेथ हुई थी। अभी बिल्कुल, हाँ, आवाज़ उसके लिए उठाई बड़े है vocal थे पैलेस्टीन वो। के लिए। तो ये करना आसान बात नहीं है। ये एक सर्किट में रहते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन, उस पूरी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हुए ये बात करना कोई छोटी बात नहीं है। तो आई होप कि इसी तरह हम सारे अपनी अपनी जगह पर जो सही के लिए आवाज़ उठा सकते हैं ज़रूर उठाएं। उन्होंने फीफा को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा कि जब वो इस सिचुएशन में आए थे तो तब फीफा ने क्या किया। और I सबसे think मजे that की really चीज़ थी, matters. अगर आपको याद, उन्होंने यहाँ तक फीफा को और यूएफए को शायद उन्होंने टैग करके लिखा था कि रीज़न बताओ कि ये इसकी डेथ क्यों हुई है, पैलेस्टाइन में जो बिल्कुल, मामला होता है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ जो प्रोफेशनल फुटबॉल की उन्होंने बात की, हम खुद क्रिकेट खेले हैं, कप्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान रिप्रेजेंट की है। मैं दिल नहीं दुखाना चाह रहा, लेकिन जब क्रिकेटर्स की बात करें या फुटबॉलर्स की बात करूँ, फिटनेस की बात करें या अपने आप को देखने पे, सीरियसली कह रहा हूँ, मैं फुटबॉल को देख के इस दफ़ा इन डेप्थ आए भाई, बहुत फ़र्क है। ये स्लीप रूटीन की बात कर लो, जो रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना, जैसे जो एलीट क्लास प्लेयर्स हैं यार, उनका लेवल कुछ हो रहा है। स्लीप डाइट्स की बात कर लें, डाइट प्लान है उनका, जिम का है, बात क्या करनी है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा। डिसिप्लिन बहुत। लेकिन आप क्योंकि आप ये चीजें देख आए हैं, तो अब क्या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में वाज़ेह फर्क आएगा आपके इस पूरे एक भाई मैनेजर हैं, क्यों नहीं हाँ, लाएंगे? मतलब आई थिंक वो अब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। दोनों ने क्लास लाजमी लेनी है। और नहीं, अब ले। प्रोग्राम आज से का वक्त शुरू- खत्म हो गया। सर, जो पिछले एक हफ्ते का इस्तिस्ना आपको मिला है वो आज तो पूरा होना है किसी तरह। जी खुरम, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल देखें, एक अचीवमेंट है खासकर मोहम्मद सालेह के लिए। आपको पता है इजिप्टियन किंग भी कहते हैं। और देखिए सबसे महारत इनकी जो इनकी ड्रिबलिंग है, कंट्रोल है, स्पीड पे जिस तरह से इन्होंने, और देखें अभी भी इनकी एज भी 33 साल है और इनके पास अभी भी टाइम है। और दूसरे एंड पे अगर देखें ना, रोनाल्डो जिनकी एज 40 ईयर्स है, अभी भी 7 साल कंपेरेटिवली है। और देखिए पहले फॉरेन प्लेयर हैं कि जिनके हाई स्कोरर हैं, खाली यहाँ पे नहीं, अमेरिकन उसमें भी, यूईफा में भी टॉप स्कोरर है। बिल्कुल, सीरी आ में भी बड़ा ज़बरदस्त करियर इनका रहा था, लेकिन आई थिंक एक शानदार प्लेयर ज़रूर हैं। बहुत शुक्रिया खुरम आपका। वैस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच सना मीर के आप भी हमें ज्वाइन कर रही थी। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। आपसे जब फिर मुलाकात होगी को कुछ मजीद खेलों की खबरें शामिल करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स जिनकी हम हमेशा बात करते रहते हैं वो भी शामिल करेंगे। हमेशा की तरह आपसे ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि आप बताएंगे कि खेलों की दुनिया से जुड़ी आप क्या खबर ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो आपके इलाके से जुड़ी हो, चाहे वो आपके किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, या कोई ऐसी स्पोर्ट हो जो आपने ज़रूर खेली है या देखी है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे डिजिटल मीडिया हैंडल्स पर हमें ज़रूर बताइएगा। ये था आज का प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।